हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोचिंग मार्क। हमने लास्टली स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर नंबर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम इसी चैप्टर का तीसरा लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इन दोनों ही टॉपिक से कुछ अच्छे प्यारे से क्वेश्चंस बनते हैं जो हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो यही रहेगा, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। अब देखिएगा, आपने पढ़ा था कि फर्स्ट जो 3 जनरल इलेक्शंस हुए उनमें एक ही पार्टी बार बार जीत रही थी और वो कौन सी पार्टी थी? ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस पार्टी थी। तो आप कहोगे कि भारत में ही क्या ऐसा हो रहा था कि एक ही पार्टी लगातार जीत रही थी, या बाकी दुनिया में भी ऐसा ही हो रहा था? कोई और देश भी ऐसा था जहां एक ही पार्टी बार बार चुनाव जीत रही थी? और अगर दुनिया में ऐसा हो रहा था तो वो भारत से किस तरह अलग था? और क्या कहीं ऐसा तो नहीं था कि भाई भारत में एक ही पार्टी जीत रही थी, इसका मतलब भारत में वन पार्टी सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया था? तो यही कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो क्वेश्चंस है, इन्हीं का आंसर इस टॉपिक के थ्रू हम फाइंड आउट करने की कोशिश अब करेंगे। देखिएगा, अब आप सबको पता है, ठीक है, कि भारत में इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस में एक ही पार्टी जीती और उस पार्टी का नाम क्या था? कांग्रेस। अब आप पूछोगे सर कि बाकी दुनिया में भी क्या कोई ऐसी पार्टी थी या कोई ऐसा देश था जहां एक ही पार्टी जीत रही थी? तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा आंसर रहेगा यस, बाकी दुनिया में भी ऐसी देश थे, ऐसी कंट्रीज थी जहां पर एक ही पार्टी जीत रही थी। लेकिन भारत से वो चीज अलग कैसे थी? देखो, भारत में कांग्रेस लगातार जीत रही थी, लेकिन कांग्रेस जीत रही थी किसमें? डेमोक्रेटिक कंडीशंस में। ठीक है, कि भाई हमारे यहां पे क्या हो रहा था? इलेक्शंस हो रहे थे, इलेक्शंस में अलग अलग पार्टियां जो है वो पार्टिसिपेट कर रही थी, और उसके बाद क्योंकि लोग जो हैं कांग्रेस को वोट दे रहे थे, उस वजह से कांग्रेस जीत रही थी। तो हमारे यहाँ पे जो कंडीशन थी वो कैसी थी? स्थिति कैसी थी? डेमोक्रेटिक कंडीशंस थी, और इन्हीं डेमोक्रेटिक कंडीशंस में हमने देखा कि कांग्रेस जो है लगातार जीत रही थी। लेकिन बाकी दुनिया के अंदर क्या हो रहा था? बाकी दुनिया के अंदर भी एक ही पार्टी की, कई देशों में ऐसा था कि एक ही पार्टी की सरकार बन रही थी, लेकिन वहां पे कंडीशंस डेमोक्रेटिक नहीं थी, बल्कि वो देश कर क्या रहे थे? डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करके, डेमोक्रेसी का गला दबा करके एक ही पार्टी की सरकार वहां पे बन रही थी या वो बना रहे थे। ठीक है, तो बाकी दुनिया में क्या हो रहा था? डेमोक्रेसी से कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का गला दबाने के बाद वहां पर क्या हो रही थी? एक पार्टी की सरकार बन रही थी। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने लिया चाइना, एग्जांपल के लिए हमने लिया क्यूबा, और एग्जांपल के तौर पर हमने लिया सीरिया। अब देखो, एनसीईआरटी ने एग्जांपल्स की कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, बहुतायत में एग्जांपल्स हमें दिए हैं। एनसीईआरटी कहता है कि भाई ये 3 देश हैं, चाइना, क्यूबा, सीरिया, इन तीनों देशों का एग्जांपल आप देखो। और इन तीनों ही देशों में हो क्या रहा था कि जो इन तीनों देशों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन था वो परमिट कर रहा था ओनली सिंगल पार्टी। फिर से रिपीट करेंगे, ओनली सिंगल पार्टी टू रूल। यानी इन देशों का संविधान ही इस तरीके से बनाया गया था कि वो एक ही पार्टी को परमिशन देता था, एक ही पार्टी को अलाउ करता था, परमिट करता था कि भाई तुम ही इलेक्शन लड़ोगे और तुम ही उस इलेक्शन में फाइनली क्या होगे? जीत जाओगे, या तो देश के ऊपर शासन केवल एक ही पार्टी का होगा। तो यहां पे क्या किया जा रहा है? यहां पर सीधी सी बात है कि डेमोक्रेसी से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे देशों के एग्जांपल्स है जहां डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज किया गया और उसके बाद एक ही पार्टी की वहां पे सरकार बनी। अब एनसीईआरटी कहता है बच्चों से, भाई देखो इतने एग्जाम्पल भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है, कुछ और एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल दिया गया म्यांमार का, एग्जाम्पल दिया गया बेलारूस का, एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया इजिप्ट और इरिट्रिया।
अब इन सारे देशों के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो इन सारे देशों के अंदर भी हमें क्या मिलता है कि ये सारे देश ही वन पार्टी स्टेट्स है, वन पार्टी स्टेट्स। लेकिन इन सारे देशों के अंदर एक ही पार्टी जो है वो मेजोरिटी में रही, एक ही पार्टी की सरकार रही। उसका रीजन क्या था कि यहां की जो लीगल और मिलिट्री सिचुएशन थी, लीगल एंड जो मिलिट्री मेजर्स थे वो ही कुछ ऐसे थे कि यहां पर एक से ज्यादा पार्टीज या एक से ज्यादा पार्टीज मतलब इलेक्शंस वगैरह कॉन्टेस्ट करे, वो चीजें पॉसिबल नहीं थी। तो यहां पे लीगल और मिलिट्री मेजर्स की वजह से एक ही पार्टी की सरकार रही। चाइना, क्यूबा, सीरिया में कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ ही एक पार्टी को करता था कि भाई एक ही पार्टी जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी, और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बाद ऑब्वियसली बात है कि एक ही पार्टी कॉन्टेस्ट करेगी तो जीतेगी भी वही जीतेगी। ठीक है। इसके अलावा एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, यहां पे भी मैं आपको फिर से बता देता हूं, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। आपने 9th क्लास के दिनों में पढ़ा होगा एक पार्टी के बारे में जिसका नाम था PRI। फुल फॉर्म क्या रहती थी इसकी? इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अच्छा, 9th क्लास में क्या होता था, जब हम बच्चों को इस पार्टी का नाम बताते थे तो बच्चे जो है बड़ा रट्टाफिकेशन करते थे। मैक्सिमम बच्चों को पार्टी का नाम याद हो जाता था, नाम था इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। कब स्टैब्लिश हुई थी ये पार्टी? 1929 में। ठीक है। और ईयर 2000 में जब यहां पे क्या हुए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, तब जाकर के ये पार्टी जो है यहां पे हारती है। इस ईयर में इस्टेब्लिश कब हुई? यहां पे इस ईयर में। तो इस्टेब्लिशमेंट के ईयर से लेके जब ये पार्टी हारती है, बीच का जो समय है, यही पार्टी वहां पे जो है लगातार जीतती रहती है। ऑब्वियस सी बात है, कोई पार्टी लगातार जीतती होगी तो वो कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या करती होगी, डर्टी ट्रिक्स, धांधली करती होगी इलेक्शन वगैरह में। तो यहाँ पे जो ये इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी है ये धांधली करती थी इलेक्शंस में जीतने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हुई। कहाँ की पार्टी थी ये? ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होगा कि ये पार्टी कहाँ की थी, मैक्सिको की। और इस पार्टी को श्रेय दिया जाता था मैक्सिकन रिवॉल्यूशन का, कि मैक्सिको के अंदर जो क्रांति हुई थी उस क्रांति में इस पार्टी का योगदान था, इस वजह से लोग पसंद करते थे। लेकिन थोड़े समय के बाद इन्होंने क्या किया, ऐसी ऐसी ट्रिक्स यूज करना शुरू कर दिया, चुनाव में धांधली करना शुरू कर दिया, ताकि इसी पार्टी की सरकार वहां पे बार बार बनती रहे। और फाइनली ईयर 2000 में ये प्रेसिडेंट इलेक्शन जो वहां पे हुआ, तब जाकर के ये पार्टी वहां से हारती है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को जब हमने देखा, चाहे चाइना हो, क्यूबा हो, सीरिया हो, म्यांमार हो, बेलारूस हो, इजिप्ट, इरिट्रिया, मैक्सिको, तो यहां पे किया क्या जा रहा है कि डेमोक्रेसी से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, डेमोक्रेसी का बिल्कुल गला दबा दिया जाता है, तब जाकर के यहाँ पे वन पार्टी की सरकार जो है वो बनती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में जो कंडीशंस थी वो डेमोक्रेटिक कंडीशन थी, और उन्हीं कंडीशंस में कांग्रेस जीतती है। अब आप पूछोगे सर बताओ इंडिया में डेमोक्रेटिक कंडीशन थी कौन सी? तो हम बताएंगे कि पहला, इंडिया के अंदर जब इलेक्शंस हुए तो उनमें अलग अलग पार्टीज ने भाग लिया। तो मैनी पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, ये पहली चीज है, कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। अलग अलग पार्टीज ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, मतलब लोगों के पास चॉइस थी कि वो किसे वोट देना चाहते हैं, किसे वोट नहीं देना चाहते। दूसरा, इंडिया में जो इलेक्शंस हुए वो फ्री एंड फेयर हुए। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्शन कमीशन ने जो गलत एंट्रीज थी उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, तो वो सारी चीजें है ना। तो इन सारी चीजों की वजह से हम लोग कहेंगे कि इंडिया में जो इलेक्शंस की कंडीशंस थी वो सारी डेमोक्रेटिक कंडीशंस थी, और उन्हीं डेमोक्रेटिक कंडीशंस में कांग्रेस जीती। तो कांग्रेस का जीतना इन सारे एग्जाम्पल से क्या हो गया, अलग हो गया। अब आप इसको सिमिलर मान सकते हो, लेकिन किसके सिमिलर मान सकते हो? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के। आपको पता है अफ्रीका था, अफ्रीका के अंदर एक नीति चलती थी, अपार्थाइड सिस्टम चलता था, रंग भेद की नीति चलती थी। ठीक है। तो वहां पर भी पूरा जो है एक स्ट्रगल हुआ था, एक पूरा मूवमेंट हुआ था उसके खिलाफ। नेल्सन मंडेला की पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस।
और आज़ादी के बाद मतलब वहां पर जब ये रंग भेद की नीति जो है समाप्त हो गई थी, तो उसके बाद लगातार उनकी पार्टी जो है कई सालों तक शासन में रही। तो आप कह सकते हो कांग्रेस का जीतना अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो अफ्रीका में थी इसके सिमिलर है, क्योंकि ये पार्टी को भी वहां का पूरा जो स्ट्रगल हुआ था उसका श्रेय दिया जाता था। लेकिन बाकी दुनिया से हमारा जो मामला है वो कुछ अलग है। हमने डेमोक्रेटिक कंडीशन में देखा कि कांग्रेस जीत रही है, बाकी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करके अलग अलग देशों में जो है एक ही पार्टी जीतती रही। अब यहां से इसके बाद इसको होपफुली आपने लिख लिया होगा, अब इसको इरेज कर देते हैं। एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन आता है कि भाई वन पार्टी डोमिनेंस जो है, मतलब एक ही पार्टी का जीतते रहना, और वन पार्टी सिस्टम कि देश में पार्टी ही एक हो, दोनों में डिफरेंस क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप डिफरेंस करो वन पार्टी सिस्टम मतलब एक दलीय व्यवस्था और वन पार्टी डोमिनेंस में मतलब एक दल का प्रभुत्व। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना जो है बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बनता है। चलिए दोनों में डिफरेंस करते हैं। अब वन पार्टी सिस्टम में क्या होगा, वन पार्टी सिस्टम में सिंगल पार्टी होगी, सिर्फ सिंगल पार्टी कॉन्टेस्ट। ठीक है, जितने भी इलेक्शंस होंगे उन सब में सिंगल पार्टी इलेक्शंस एंड विंस। देखो कितनी अच्छी बात है, एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी और वही पार्टी चुनाव जीत भी जाएगी, इसी को कहते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम। लेकिन वन पार्टी डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता है। वन पार्टी डोमिनेंस में क्या होता है, इलेक्शंस अलग अलग पार्टीज कॉन्टेस्ट करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, मैनी पार्टीज या मल्टीपल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, अलग अलग पार्टीज इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करेगी और सभी के पास फेयर चांस होगा लॉस या विन करने का। ठीक है, तो ये पहली चीज आ गई जो हमने अभी पढ़ी कि इसमें मल्टीपल पार्टीज होंगी, मैनी पार्टीज होंगी जो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करेगी, यहां पे एक ही पार्टी होगी। दूसरा, यहां पे ओपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओपोजिशन बैन होगा। ठीक है, ऑल अदर पार्टीज आर बैंड। दूसरी पार्टीज पे क्या होगा, यहां पे बैन होगा, या तो आप बोल सकते हो ऑपोजिशन। ठीक है, ऑपोजिशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहां पे ऑपोजिशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ऑपोजिशन नहीं होता। यहां पे ऑपोजिशन होता है। ठीक है, ऑपोजिशन एग्जिस्ट, यानी कि यहां पे दूसरी जो विरोधी पार्टियां हैं वो होंगी, वो चुनाव में पार्टिसिपेट भी करेगी। इसके अंदर एक चीज होती है कि लोगों के पास चॉइस नहीं होती। ठीक है, वोटर्स डू नॉट हैव चॉइसेस। तो लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती, एक ही पार्टी होती है, घर से जाना पड़ता है, उसको वोट देके आना पड़ता है। यहां पे वोटर्स के पास चॉइस होती है, वोटर्स हैव चॉइसेस। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस था, बड़ा प्यारा सा डिफरेंस है दोनों ही तरह की बातों में, वन पार्टी सिस्टम और वन पार्टी डोमिनेंस। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये बातें याद रखनी है। यहाँ पे एक ही पार्टी होगी, चुनाव लड़ेगी, जीत जाएगी। यहाँ पे काफी सारी पार्टियां होंगी जो चुनाव लड़ेंगी। यहाँ पे ओपोजिशन नहीं होता, विपक्ष नहीं होता, यहाँ पे विपक्ष होता है, ओपोजिशन होता है। यहाँ पे लोगों के पास इलेक्शन में चॉइस नहीं होती, एक ही पार्टी है, उसी को जाके वोट देना पड़ता है। यहाँ पे वोटर्स के पास चॉइस होती है। तो आप इन डिफरेंसेस को याद रखिएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहां तक हमारा एक टॉपिक जो है आज का कंप्लीट हो गया। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद हम चलते हैं, मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे।
सेकंड टॉपिक है, और ये सेकंड टॉपिक जो है वो सीधा क्वेश्चन बन जाता है, टॉपिक के नाम से ही क्वेश्चन बन जाता है। क्या है? कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यहां से इस नाम से ही क्वेश्चन बन जाता है कि भाई कांग्रेस जो है वो एक सोशल और आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे बताओ। या तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नाम से क्वेश्चन आ जाता है कि कांग्रेस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, बताओ। ठीक है, या तो क्वेश्चन आ जाता है कि कांग्रेस को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहा किसने, या तो क्वेश्चन आ जाता है कांग्रेस सिस्टम पे। ठीक है, कि कांग्रेस सिस्टम से आप क्या समझते हो। इन सारे ही क्वेश्चन का आंसर इसी टॉपिक में अब हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो दो बातें हमें समझनी है कि पहले तो कांग्रेस क्या थी, कब बनी, फिर कांग्रेस कैसे एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, या कोलिशन वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। कोलिशन वर्ड आप लोग यूज कर लीजिएगा, आइडियोलॉजिकल कोलिशन, कोलिशन, ये वाला वर्ड जो है इसके लिए यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो कांग्रेस कैसे एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन था, ये हमें जो है बताना है इस टॉपिक के अंदर। तो पहले हम देखेंगे कांग्रेस क्या थी, कब बनी, फिर हम देखेंगे कांग्रेस कैसे एक सोशल और कोलिशन है। सोशल कोलिशन जब हम कांग्रेस को प्रूव करेंगे तो हम बताएंगे कि भाई सोसाइटी के अंदर लगभग जितने भी ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो कास्ट के बेस पे हो, लैंग्वेज के बेस पे हो, रिलीजन के बेस पे हो, वो सारे इसके अंदर शामिल थे। फिर हम प्रूव करेंगे कि भाई कांग्रेस जो है एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन था, मतलब समाज के अंदर जितने भी विचारधाराओं को, आइडियोलॉजीज को मानने के वाले लोग थे, अलग अलग जो आइडियोलॉजीज थी वो सारी इसके अंदर शामिल थी। और फिर हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस ऐसा जो है कैसे बन पाई। ठीक है, वो चीज हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। पहले बात करते हैं कांग्रेस के बारे में। अब एग्जाम में देखो छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आ जाता है। जब हम कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं तो पहला ही क्वेश्चन बन जाता है भाई कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई। तो हम लोग याद रखेंगे कि कांग्रेस की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई वो 28 दिसंबर 1885 को हुई। फिर क्वेश्चन बन जाता है छोटा सा प्यारा सा कि स्थापना जो है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहाँ हुई। तो हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बॉम्बे में हुई। आज मुंबई बोला जाता है, उस समय बॉम्बे बोला जाता था, तो बॉम्बे में इस्टेब्लिशमेंट हुई। फिर एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि भाई कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट की किसने। तो हम सीधा सा याद रखेंगे नाम, A.O. ह्यूम। ठीक है, इन्होंने जो है कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो की। फिर एक क्वेश्चन आजकल देखने को मिल जाता है या इन फ्यूचर आपको देखने को मिल सकता है कि भाई कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे, पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। तो पहले प्रेसिडेंट के लिए हम लिखेंगे W.C. बनर्जी। ठीक है, ये याद रखेंगे कि इसके जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे, संस्थापक अध्यक्ष थे, वो कौन थे, W.C. बनर्जी। सॉरी, फर्स्ट जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, W.C. बनर्जी थे। स्थापना किसने की, A.O. ह्यूम ने की। कहाँ की, बॉम्बे में की। कब की, 28 दिसंबर 1885 को की। अच्छा, अब जो बात याद रखनी है, जिस समय ये स्थापना हो रही थी उस समय डेलीगेट्स कितने प्रतिनिधि प्रेजेंट थे। डेलीगेट्स कितने थे, 72। ये बात हमें इसके बारे में याद रखनी है। उसके बाद जो हमें बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि 72 डेलीगेट्स थे, ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना बतौर प्रेशर ग्रुप हुई थी। बतौर प्रेशर ग्रुप, यानी कुछ लोग थे, उनके कुछ इंटरेस्ट थे, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वो लोग चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स पर दबाव बनाए, तो उन्होंने एक दबाव समूह के तौर पर इसकी स्थापना की थी। और बेसिकली इसके अंदर कौन कौन लोग उस समय शामिल थे, तो आप बोल सकते हो जो न्यूली एजुकेटेड लोग थे, जिन्होंने नई नई शिक्षा अभी हासिल की थी। या तो कौन लोग शामिल थे, प्रोफेशनल और कमर्शियल क्लासेस। ठीक है, जो पेशेवर लोग थे, व्यापारिक लोग थे, वो लोग इसके अंदर शामिल थे।
और बतौर प्रेशर ग्रुप जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो कब स्थापना हुई? 28 दिसंबर 1885। कहाँ हुई? बॉम्बे में हुई। किसने की? ए.ओ. हयूम ने की। पहले अध्यक्ष कौन बने? डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने। कितने डेलीगेट्स, कितने प्रतिनिधि उस समय शामिल थे वहां पे? 72 थे। बतौर किस तौर पर इसकी स्थापना की गई? बतौर प्रेशर ग्रुप इसकी स्थापना की गई। और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? जो नए नए एडुकेटेड थे, जिन्होंने नई नई शिक्षा ली थी, या तो प्रोफेशनल और कमर्शियल, पेशेवर और व्यापारिक लोग जो है इसके अंदर शामिल थे, जो सरकार पर दबाव बनाकर अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते थे। तो ये तो कांग्रेस का एक ब्रीफ जो है इंट्रो हो गया। अब उसके बाद आ जाओ, अब हम देखेंगे कि कांग्रेस कैसे एक सोशल और कोalition बना, एक जो है सामाजिक समूह, सामाजिक जो है गठबंधन बना, वो अब हम देखते हैं। ठीक है, कि कांग्रेस कैसे एक सोशल कोalition बना। अब देखो समझने वाली बात है, जिस समय कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट हुई, जिस समय कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट हुई, उस समय कांग्रेस के अंदर जो लोग शामिल थे वो ज़्यादातर शहरी पढ़े लिखे लोग शामिल थे, अर्बन इलाइट्स शामिल थे। ज़्यादातर लोग उनमें से अपर क्लासेस से आते थे, अमीर लोग शामिल थे मतलब, और मैक्सिमम लोग जो थे वो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी बतौर प्रेशर ग्रुप, तो इस तरह के लोग उसके अंदर शामिल थे। फिर एक समय आया, ठीक है, जब भारत के अंदर CDM, अब ये CDM क्या होता है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। मतलब क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। मीन्स आप एक वर्ड में कहो कि जब देश के अंदर हमारे नायक महात्मा गांधी की एंट्री हो चुकी थी, उसके बाद ठीक है क्या हुआ कि ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस ने रह करके एक मास मूवमेंट का रूप ले चुकी थी। मतलब कांग्रेस अपने आप में एक आंदोलन बन चुका था, मास मूवमेंट जो है ये बन चुका था। कब? जब गांधी जी की एंट्री भारत में हो चुकी थी। स्पेशली कब? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बाद। अब उसके बाद जो कांग्रेस थी उसका जो सोशल बेस था वो वाइड होना शुरू हो गया। मतलब क्या कि जो आम जनता थी वो भी कांग्रेस से जुड़ना शुरू हो गई, और धीरे धीरे जिस कांग्रेस में केवल यही लोग शामिल थे, अब उसके अंदर कौन कौन शामिल हो गया? तो आप देखोगे कि कांग्रेस के अंदर विलेजर्स शामिल हो गए, गांव के लोग भी, तो शहरी लोग भी उसके अंदर शामिल थे, अर्बन ड्वेलर्स। फिर आप कहोगे कि कांग्रेस के अंदर जो पीजेंट्स थे वो भी शामिल हो गए, तो पीजेंट्स के साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो भी शामिल थे। फिर आप देखोगे कि कांग्रेस के अंदर जहां एक और वर्कर्स शामिल थे, तो दूसरी ओर कौन शामिल हो गया? ओनर्स भी शामिल हो गए, मालिक भी शामिल हो गए। फिर कांग्रेस के अंदर देखोगे तो सभी क्लासेस के, पहले केवल अपर क्लासेस के लोग शामिल थे, अब कांग्रेस के अंदर अपर, मिडल और लोअर क्लासेस, हर तरह के लोग जो है वो कांग्रेस से आकर के क्या हो गए? जुड़ गए। अलग अलग कास्ट के लोग जुड़ गए। तो अगर आप इसको समराइज करो तो आप कह सकते हो कि कांग्रेस के अंदर अलग अलग रिलीजन के लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। पहले केवल इंग्लिश स्पीकिंग वाले थे, अब अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग क्लास से बिलोंग करने वाले लोग थे, और अलग अलग कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग भी थे। तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि जो कांग्रेस था वो क्या बन गया? एक सोशल कोalition बन गया। क्या बात आ गई समझ में? जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप यही सारी भी चीजें बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि कांग्रेस इनिशियल फेज में इंक्लूड करती थी केवल इन्हीं को, लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बाद कांग्रेस का सोशल बेस, सामाजिक जो आधार था वो वाइड हो गया, वो और ज़्यादा विस्तृत हो गया,
और कांग्रेस के अंदर लगभग समाज के जो हर वर्ग के लोग थे वो शामिल थे। अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज, क्लास, कास्ट के लोग कांग्रेस में शामिल हो गए। इस वजह से कांग्रेस एक सोशल कोलिशन बन गया। होपफुली ये वाला आपको समझ में आ गया। अगर ये समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आपको इससे रिलेटेड क्या डाउट है, या कोई और भी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, हम उसका जो है आंसर करेंगे। उसके बाद अब हमें प्रूव करना है कि कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन कैसे था। ठीक है, अब देखिए, आइडियोलॉजिकल कोलिशन का मतलब हो गया कि उस समय जितनी भी विचारधाराएं, अलग अलग विचार जो सोसाइटी में थे, उन सभी को मानने वाले लोग इसमें शामिल थे। तो बात करते हैं आइडियोलॉजीज के बारे में। अब जब आप कांग्रेस को देखेंगे तो लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया था कि कांग्रेस के अंदर जब आप देखोगे तो कंजर्वेटिव्स भी थे, तो दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर ही रेडिकल्स भी थे। कंजर्वेटिव के बारे में मैंने बताया था, वो लोग जो सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते या बहुत धीरे चेंज चाहते हैं या तो चेंज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, वो लोग। रेडिकल्स जो चाहते हैं कि सब कुछ तेजी से बदल जाए, ठीक है, पूरा सिस्टम जो है वो बदल जाए। रेडिकल्स आमूलचूल परिवर्तनवादी, ये लोग थे कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर एक और जहां पे रिवोल्यूशनरीज थे, यानी जो लोग क्रांति चाहते थे, रिवोल्यूशनरीज। तो दूसरी ओर पैसिफिस्ट भी थे, जो शांतिपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल चाहते थे, और जो लोग हिंसा का इस्तेमाल करके आज़ादी चाहते थे वो रिवोल्यूशनरीज। अब दूसरी बात कि कांग्रेस के अंदर एक्सट्रीमिस्ट भी थे। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है वो लोग जो आक्रामक तरीकों का यूज करना चाहते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। जैसे आप देखोगे जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो कांग्रेस में दो तरह के लोग थे, एक एक्सट्रीमिस्ट भी थे जो उग्रवादी जिनको कहा जाता है, और एक नरमपंथी लोग भी थे जो हर बात के लिए एप्लीकेशन वगैरह दे करके बात मनवाना चाहते थे, और एक्सट्रीमिस्ट आक्रामक तरीके से चाहते थे। ये वही लोग थे जिन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति है। जैसे आपने तीन नाम भी सुने होंगे, लाल, पाल और बाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल। तो एक्सट्रीमिस्ट लोग भी थे कांग्रेस के अंदर। तो दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर मॉडरेट्स भी थे। मॉडरेट्स का मतलब है मध्य मार्गी, ठीक है, जो ना तो एक्सट्रीम है ना तो नरमपंथी है, जो लोग क्या है, मॉडरेट्स है, बीच का रास्ता अपनाने वाले हैं। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर लेफ्ट विंग वाले भी थे, राइट विंग वाले भी थे। लेफ्ट विंग वाले वो लोग होते हैं जो मजदूरों का, कमजोरों का, गरीबों का हित चाहते हैं, और राइट विंग वाले वो होते हैं, आसान भाषा में कहो तो, जो पूंजीपतियों का, बिजनेसमैन का भला चाहते हैं। तो कांग्रेस के अंदर जब आप देखोगे तो उस समय जितनी भी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग सोसाइटी में थे वो लगभग सभी आइडियोलॉजी वाले कांग्रेस के अंदर भी शामिल थे। अच्छा, जानने वाली बात यह है कि कांग्रेस अगर आप बात करो पार्टी के तौर पर तो कांग्रेस जो है वो मध्य मार्गी पार्टी मानी जाती है, ठीक है। कांग्रेस को मध्य मार्गी जो है, मॉडरेट जो पाथ यूज करने वाली पार्टी है वो माना जाता है, बैलेंस बना करके ये चलती है। तो इन सारी बातों को देखने के बाद हम कहेंगे कि कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन था। अब दो बातें और यहां पे हमें जाननी है कि कांग्रेस जो है वो कैसे एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन बन पाया। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बड़ा सिंपल है कि कांग्रेस के अंदर इंटरनल फैक्शंस अलाउड थे। इंटरनल फैक्शन का मतलब क्या होता है? फैक्शन का मतलब होता है ग्रुप्स। इंटरनल ग्रुप्स अलाउड थे, मतलब क्या कि मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, लोगों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप की अपनी विचारधारा है, अपने उसके फॉलोवर्स हैं, तो उन लोगों को अलग से अपनी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं थी। वो कांग्रेस के अंदर ही अपना ग्रुप या अपनी पार्टी बनाकर चल सकते थे, अपना काम कर सकते थे। यानी कांग्रेस के अंदर इंटरनल जो फैक्शंस है उनको टॉलरेट करने की, टॉलरेंस और उनको मैनेज करने की एक अद्वितीय शक्ति थी, ठीक है। इंटरनल ग्रुप्स उसके अंदर अलाउड थे। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं हम लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी,
कहाँ बनी? कांग्रेस के अंदर ही बनी, हालांकि बाद में अलग हो गई। तो कांग्रेस के अंदर ही अलाउड था कि अगर कोई लोगों का समूह है, उनकी अपनी विचारधारा है, तो वो कांग्रेस के अंदर ही अपना ग्रुप, अपनी पार्टी जो है वो बना सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो इस बात को देखने के बाद आप सोचोगे सर कि कांग्रेस के अंदर ही अगर पार्टियां बन रही है तो अपोजिशन में कौन था? तो उस समय अपोजिशन इसीलिए वीक था, है ना, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही फैक्शंस अलाउड थे। हालांकि बाद में जाकर के अगर हम देखें 1948 में कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा चेंज किया और ये जो ड्यूअल मेंबरशिप थी, मतलब इंटरनल फैक्शन की मेंबरशिप अलग, इंटरनल ग्रुप की मेंबरशिप अलग, कांग्रेस की अलग, इस चीज को खत्म कर दिया। ठीक है, फिर उसने फैक्शंस को जो है अलाउ करना बंद कर दिया, तब स्थिति थोड़ी चेंज हो गई। अदरवाइज पहले धूमधाम से आप अपना ग्रुप कांग्रेस के अंदर ही रहते हुए बना सकते थे, अपोजिशन की कोई खास जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि कंपटीशन जो था वो कांग्रेस के अंदर ही चलता रहता था। कांग्रेस के अंदर ही हर तरह के, हर ग्रुप के, हर आइडियोलॉजी के लोग थे और उनके बीच में आपस में ही कंपटीशन चलता रहता था। तो इस तरीके से जो है कांग्रेस की इस चीज की वजह से, इंटरनल फैक्शंस को अलाउ करने की वजह से, उसके अंदर ये जो अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लोग जो हैं वो काम कर पा रहे थे। अब इन दोनों बातों को देखने के बाद एक फेमस व्यक्ति है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, नाम क्या है? नॉर्मन डी पामर। ठीक है, इन्होंने जब इस चीज को देखा और देखने के बाद एक वर्ड यूज किया कि कांग्रेस जो है वो एक एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, एक छाता संगठन है कांग्रेस। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सभी तरह के लोग शामिल हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कांग्रेस को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन किसने कहा? तो आंसर में लिखेंगे पामर ने कहा। एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि फेमस इंडियन स्कॉलर है रजनी कोठारी। रजनी कोठारी, इन्हीं चीजों को देखने के बाद उन्होंने कांग्रेस के लिए वर्ड यूज किया कि ये तो है भारत में कांग्रेस प्रणाली स्टैब्लिश हो चुकी है। कांग्रेस सिस्टम जो वर्ड है वो इन्होंने यूज किया कि भारत में एक तरह से कांग्रेस सिस्टम स्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें आप लोग याद रखेंगे। रजनी कोठारी ने यूज किया कांग्रेस सिस्टम वर्ड, पामर ने यूज किया अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आ सकता है। तो आपने जो सारी बातें मैंने इस वाले टॉपिक में आपको बताई वही आपको लिखनी है। तो होप सो कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।